साथियों नमस्कार। साथियों, पूरी दुनिया एक अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है और उस अव्यवस्था का जो मुख्य कारण है वो अब खुले तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, आपका सही अनुमान है। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में चल रहे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की। पिछले कुछ महीनों से लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ था और कल से वो तनाव एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुका है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में चल रहे यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है, इसके पीछे का सच क्या है, किन कारणों की वजह से यह युद्ध हो रहा है और किन कारणों की वजह से रशिया और यूक्रेन इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो युद्ध में एंगेज हो रहे हैं। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस युद्ध के क्या मायने पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं और इस युद्ध से किस देश को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने की संभावना अभी दिख रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि इस पूरे युद्ध के पीछे का सच और सच से कारण क्या है। साथियों, इस युद्ध के वजह को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, 1949 के अंदर नेटो कंट्रीज की फाउंडेशन रखी गई और उस समय पर नेटो के अंदर कुल 12 देश थे और उसी के पैरेलल में 1995 के अंदर वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ। अब जो नेटो कंट्रीज थी उसको लीड कर रहा था अमेरिका और उसके अलाइज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और जो वॉर्सो पैक्ट था उसको लीड कर रहा था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। साथियों, जब नेटो का फॉर्मेशन हुआ और उसके पैरेलल में जब वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ तो दो स्तंभ, दो पावर यूरोप के अंदर उभर कर सामने आने लगी और जहां से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पावर गेम्स खेलने लगे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो पावर गेम कोल्ड वॉर में बदलते चले गए। लेकिन जब उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन 1990s में होना शुरू हुआ और 1990s के दौर में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया और 1991 के अंदर यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, उसके बाद से ऑल टुगेदर ये पूरा गेम ही चेंज हो गया। क्योंकि जिस समय पे ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था और यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा था, उस दौर में बहुत सारे वादे ऐसे किए गए थे कि अब ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। लेकिन वैसा होता नजर नहीं आया और उस वॉर होता नजर इसलिए नहीं आ रहा था कि जैसे ही यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, बर्लिन वॉल गिरी, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, अमेरिका ने नेटो के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया और वह इन्फ्लुएंस इस हिसाब से बढ़ने लगा कि जो देश एक समय पर वॉर्सो पैक्ट के अंदर सोवियत संघ के साथ थे वो नेटो को ज्वाइन करने लगे। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो देश हैं पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। ये सभी देश वॉर्सो पैक्ट के अंदर यूएसएसआर के साथ होते थे, लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद वो नेटो के अंदर शामिल होने लगे और जैसे जैसे वो देश नेटो में शामिल होने लगे उसके बाद से लगातार नेटो कंट्रीज की जो संख्या 12 होती थी वो बढ़ने लगी। यानी कि 1999 से लेके और 2020 तक नेटो के अंदर 14 नए देश और शामिल हो गए। जिस तरह से अमेरिका नेटो के जरिए यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला गया यूरोप में और स्पेशली ईस्टर्न यूरोप की तरफ, तो रशिया ने इस चीज को सीधे सीधे एक अपना सोवरेनिटी के ऊपर एक थ्रेट के रूप में कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। और जब रशिया ने इस चीज को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखना स्टार्ट किया तो नेटो के साथ लगातार रशिया ने एंगेजमेंट की और यह समझाने की कोशिश की कि इस तरह से नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन नेटो का एक्सपेंशन नहीं रोका गया। अमेरिका जो इन्फ्लुएंशियल गेम था उसको लगातार खींचता चला गया और आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो यूक्रेन को भी नेटो के अंदर शामिल करना चाहता था, जिसके रिजल्ट में लगातार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कोशिश की
कि किसी भी तरह का एक्सपेंशन नेटो का अब ना हो, क्योंकि रशिया के साथ जो देश बॉर्डर शेयर करते हैं उनको नेटो का पार्ट एक्सेप्ट रशिया नहीं करना चाहता था। और जब इसी के परिप्रेक्ष्य में हम क्यूबन क्राइसिस को देखते हैं तो वह भी कुछ यही चीज दर्शाता है। यूएसएसआर के 1962 के दौर में क्यूबा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और वहां पर एक मिसाइल क्राइसिस डेवलप हुआ था। उसका विशेष कारण यही था कि अमेरिका ने यह कंसीडर किया था कि क्यूबा जो है वो अमेरिका की टेरिटरी के बहुत नजदीक है, बावजूद इसके कि क्यूबा अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है, उसके बावजूद भी अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर अटैक कर दिया था। अब वही परिस्थिति आज के समय में रशिया और यूक्रेन के बीच है। तो जो काम अमेरिका ने क्यूबा के साथ किया था वही काम रशिया आज यूक्रेन के साथ कर रहा है। और वह काम यही था कि वॉर में एंगेज होके यूक्रेन की आर्मी को डिसमेंटल कर दिया जाए, जिसकी वजह से नेटो में यूक्रेन ना जा सके। और इसी के साथ साथ वर्तमान में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो इस रूप से देखे जाते हैं कि उनका जो स्टैंड है वो एंटी रशिया रहता है। तो अब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करके सिर्फ दो काम करना चाहता है। पहला ये कि जितना भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है यूक्रेन के अंदर उसको तबाह कर दिया जाए और यूक्रेन के अंदर तख्ता पलट कर दिया जाए। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं एक रिजीम चेंज वॉर ही है। मतलब इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि कोल्ड वॉर के दौर में जो रिजीम चेंज वॉर चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं, बावजूद इसके कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो चुका था 1991 में। तो ये रिजीम चेंज वॉर चलने का जो प्रमुख कारण है वो है अमेरिका, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट तरीके से अमेरिका नेटो के जरिए अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म को यूरोप के अंदर लगातार चला रहा है, उसको और स्पीड भी दे रहा है। क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन का नाम भी सामने आ रहा था नेटो ज्वाइन करने पे, स्वीडन का नाम भी सामने आ रहा था और फिनलैंड का नाम भी सामने आ रहा था। और जिस तरह से यूक्रेन पर अटैक हुआ है, पहले भी इस तरह की चीजें रशिया ने की हैं। और पहला अटैक हमने 2008 में देखा जो जॉर्जिया पे हुआ था, 2014 के अंदर क्रीमिया पे हुआ जो यूक्रेन का ही पार्ट था, और अब एक फुल स्केल वॉर के अंदर रशिया एंगेज है यूक्रेन के साथ। तो ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है वो हमें एक चीज बड़ी स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है कि कोल्ड वॉर के दौर में ही कहीं ना कहीं दुनिया फिर से जा रही है। अब अगला सवाल साथियों ये उठता है कि इस पूरे युद्ध से सबसे ज्यादा बेनिफिट किस देश को होने वाला है। साथियों वो देश है चाइना। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना की तो न्यूज में भी कहीं हम नहीं सुन रहे हैं, तो चाइना को बेनिफिट इस युद्ध से कैसे हो सकता है। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में हमने देखा कि जिस तरह से चाइना भी एक एग्रेसिव स्टांस लेता है, तो चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई थी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो जिस हिसाब से यूरोप के अंदर भी क्राइसिस डेवलप हुआ है, जिससे ये संभावना है कि अब कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका की वो यूरोप की तरफ फिर से केंद्रित होती हमें दिखेगी। और अगर उसकी फॉरेन पॉलिसी यूरोप के अंदर केंद्रित होती है तो वो सीधे सीधे चाइना को ही बेनिफिट करेगा। क्यों? इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर जिस तरह से चाइना नजरें गड़ाए बैठा और अपना एक्सपेंशनिज्म कर रहा है वो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। यानी कि यूरोप के अंदर जो क्राइसिस है वो चाइना को और एक्सपेंड करने में मदद करेगा। और चाइना के एक्सपेंड करने में मदद करने का सीधे सीधे मतलब यही है कि ताइवान के ऊपर एक फुल स्केल वॉर या फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेड भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है। और साथियों चाइना ने इस बात का एक सबूत भी और एक झलक भी पूरी दुनिया को दिखाई है, और वह यह है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक फुल फ्लैज वॉर एक तरह से चल रही थी तो कल रात को ही चाइना ने अपने 9 फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल किया। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना अपना शक्ति प्रदर्शन इसके पैरेलल में दिखा रहा है। और ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है कि जब कहीं पर भी पूरी दुनिया के किसी कोने में कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है उस टाइम पे कुछ देश एक नए डिस्प्यूट को और एक नए तरह के वॉर में एंगेज और कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो जाते हैं।
1962 के अंदर जब क्यूबन क्राइसिस चल रहा था, उस 1962 के दौर में ही चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। साथियों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। साथियों, रिजीम चेंज वॉर, तख्ता पलट युद्ध या प्रॉक्सी वॉर जिस भी दौर में लड़े गए हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर का दौर हो या कोल्ड वॉर के बाद का दौर हो, उसने दुनिया के अंदर अव्यवस्था फैलाने का ही काम किया है और साथ के साथ कुछ देश उससे अपने हथियारों को बेचकर मुनाफा भी कमा लेते हैं। लेकिन अव्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर फैलती है और जिस भी देश के अंदर ये अव्यवस्था फैलती है, सबसे ज्यादा दिक्कतें उस देश के आम नागरिकों को ही झेलनी पड़ती है। चाहे आप अफगानिस्तान का विषय ले लो, चाहे आप लीबिया का विषय ले लो, चाहे आप इराक का विषय ले लो, चाहे आप प्रॉक्सी वॉर सीरिया के अंदर जो चल रहा था, चाहे उसका विषय ले लो, उसी की तरह यूक्रेन का आम नागरिक भी आज के समय में इसमें पिस रहा है। और जो हथियार बेचने की हमने बात की, उसमें अधिकांश रूप से जो फायदा उठाता है वो अमेरिका ही है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार अमेरिका यूक्रेन को हथियार बेच रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफा अमेरिका के अंदर जो आर्म्स कंपनी है, जो हथियार बनाने की कंपनियां हैं, वो लगातार कमा रही हैं। लेकिन युद्ध से किसी का भी भला कभी नहीं हो सकता है और इसी उम्मीद के साथ हम ये दुआ करते हैं, ये प्रेयर करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध में जहां से भी किसी भी देश के भी लोग, जो जवान लड़ रहे हैं, वो आम परिवारों से ही आते हैं, मध्यम परिवारों से ही आते हैं, उनकी जान जाती है और जिस देश में यह अवस्था फैलती है वहां के आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार बढ़ता है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शांति कायम हो और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाए। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।